स्वागत है दोस्तों आपका GDS to MTS क्लास नंबर 46 में। और आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, बुक नाउ पे लेटर, कैश ऑन डिलीवरी, कॉरपोरेट अकाउंट, एड्रेसिंग टिप्स एंड पैकेजिंग टिप्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले डोमेस्टिक तक तो हम कल की वीडियो में पढ़ चुके थे जो स्पीड पोस्ट का था। और आज हम पढ़ेंगे अगर स्पीड पोस्ट को इंटरनेशनल के लिए बुक कराना है तो उसके लिए क्या जो रूलिंग है वो क्या है। सबसे पहले हमें वैसे स्पीड पोस्ट के बारे में बताया गया है कि ये एक प्रीमियम सर्विस है, टाइम बाउंड है, मतलब कि इससे हम जो भी भेजेंगे वो समय सिर पहुंच जाएगा। और इसमें हम डॉक्यूमेंट्स को भी भेज सकते हैं और सामान को भी भेज सकते हैं। बुकिंग की बात करें तो सभी पोस्ट ऑफिस में ऑल अक्रॉस द इंडिया हम इसको बुक कर सकते हैं। ठीक है, और कई बड़ी सिटीज़ में, मेट्रोस में, मेजर सिटीज़ में इनकी बुकिंग शाम लेट इवनिंग तक होती है, जैसे हमने नाइट पोस्ट ऑफिस में इसके बारे में पढ़ा था। इसके लिए हमें इंटरनेट बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी मिलता है। इसकी वेट रिस्ट्रिक्शन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 35 kg तक ही जो सामान है, जो डॉक्यूमेंट्स है, इसके ज़रिए बेच सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो साइज़ रहेगा वो रहेगा, जैसे जो भी हम कंसाइनमेंट भेजेंगे, जब पार्सल भेजेंगे उसका जो साइज़ रहेगा 1.5 मीटर से, लिखा है शैल नॉट एक्सीड 1 मीटर फॉर एनी वन ऑफ डिमेंशंस एंड 3 मीटर फॉर द सम ऑफ द लेंथ एंड द ग्रेटर सरकमफ्रेंस मेजर इन अ डायरेक्शन अदर देन अ लेंथ। कोई भी उसकी एक लेंथ, कोई भी, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो ब्रेथ हो, चाहे वो हाइट हो, वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर लेंथ प्लस टू ब्रेथ, ब्रेथ प्लस टू एल, जैसे मतलब कि एक हम लेंथ लेंगे और दूसरे का सरकमफ्रेंस लेंगे तो उनका मिलाकर 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में वेस्ट जी आपने डायमेंशंस को याद रखना है, 1.5 मीटर सिंगल डिमेंशन के लिए और 3 मीटर लेंथ प्लस ग्रिथ ऑफ द रेस्ट ऑफ द टू डिमेंशंस। ठीक है, और उसके बाद ये हमें बताया गया है कि कितने केजी तक हम कंट्रीज में भेज सकते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान जैसे 30 केजी तक ही जो है स्पीड पोस्ट एक्सेप्ट करता है। अर्जेंटीना 20 केजी तक ही करता है। ऑस्ट्रेलिया 20 केजी तक ही करता है। तो मीन्स इसमें बताया गया है कि हम 35 केजी तक भेज रहे हैं, लेकिन अलग अलग कंट्री में अलग अलग जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, वो इसमें बताया गया है। ये एक लंबी लिस्ट है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें हमको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी और इसमें क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा पक्का नहीं है। बाकी जी आप पर है, मैं इसको नहीं कराने वाला। ठीक है, और लास्ट में दिया हुआ है कि कंपनसेशन पॉलिसी फॉर इंटरनेशनल एक्सप्रेस मेल सर्विस। ईएमएस की फुल फॉर्म भी याद रखना आपने, एक्सप्रेस मेल सर्विस। ठीक है, अगर वो कंपनसेशन पॉलिसी क्या है कि अगर आपकी स्पीड पोस्ट गुम हो जाती है तो, ठीक है, फॉर लॉस, टोटल डैमेज, टोटल थेफ्ट, मतलब कि पूरी तरह से अगर वो टोटल थेफ्ट में हो जाए तो जहाँ तो वो कितनी की उसमें कंटेंट था उतने पैसे मिलेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 130 SDR मिल सकते हैं, इनमें से जो भी कम हो। ठीक है, वो आपको मिलेगा। SDR के मैंने आपको बताया था कि 1 SDR की वैल्यू आजकल 110 के करीब चल रही है। ये एक इंटरनेशनल करेंसी, बहुत से डेवलप देश होते हैं 5-6, उनकी करेंसी को मिलकर एक करेंसी तैयार होती है, उसको SDR बोला जाता है। तो 130 SDR इज द मैक्सिमम कंपनसेशन विच कैन बी पेड टू द सेंडर। ओके, अगर कोई पार्शियल लॉस होता है, जब पार्शियल डैमेज होता है, जब पार्शियल थेफ्ट होता है, मीन्स आधा सामान तो है, आधा गुम गया या आधा डैमेज हो गया, तो जितना सामान डैमेज होगा सिर्फ उतना ही कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है,
In any case, it shall not exceed the corresponding amount mentioned for EMS merchandise in case of a total damage. पोस्टेज पेड विल नॉट बी रिफंडेड। पहले तो ये बताया गया है कि जितने का सामान है उससे ज़्यादा कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, और दूसरे में ये बताया गया है कि जो भी आपने पैसे बुकिंग के समय दिए होंगे वो आपको किसी भी केस में वापस नहीं होंगे। ठीक है, आपको 130 SDR इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के गुम होने के ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं, और कंटेंट की वैल्यू से ज़्यादा आपको कंपनसेशन कभी भी नहीं मिलेगा। और अगर आपने डॉक्यूमेंट भेजा था, ठीक है, उस केस में आपको सिर्फ पोस्टेज पेड ही वापस होगा, जितने आपके पैसे लगे थे, जितनी पोस्टेज आपकी लगी थी रजिस्ट्रेशन के अलावा, वो आपको वापस मिल जाएंगे अगर आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे। ठीक है, अगर आपने कोई सामान भेजा तो मैक्सिमम 130 SDR, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे तो आपको मिलेंगे सिर्फ जो उसके स्पीड पोस्ट के पोस्टेज चार्जेस होंगे। और अगर आपकी जो स्पीड पोस्ट है वो डिले हो गई, ठीक है, तो आपको 5% ऑफ द पोस्टेज चार्जेस फॉर डिले मिलेंगे अगर वो 5 दिन से ज़्यादा लेट हो जाती है। उसमें से हॉलीडे हम एक्सक्लूड करेंगे, मीन्स अगर हॉलीडे आ जाता है तो उसको हम डिले में नहीं मानेंगे। अगर उसके अलावा 5 दिन आपकी स्पीड पोस्ट डिले हो जाती है तो जो भी आपने पैसे बुकिंग के समय उस पर जो भी पोस्टेज लगी रही होगी उसका 5% आपको एज ए डिले चार्जेस मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पर 1 SDR की वैल्यू 2022 के हिसाब से दी हुई है, फिलहाल अभी 2024 चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, पहले हमने प्रोडक्ट एंड फीचर के बारे में पढ़ा है स्पीड पोस्ट के इंटरनेशनल के, अब इसके डिलीवरी स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर लिखा है कि आप जब फॉरेन में कोई चीज़ बेचते हो तो वो सभी चीज़ें कस्टम के लिए सब्जेक्टेड होती हैं कि उनको कस्टम अथॉरिटी के द्वारा चेक किया जा सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जिनको कस्टम के द्वारा चेक नहीं किया जा सके। The period of a custom examination detention is not included in the service standard। अभी जितना समय डाक कस्टम में रही होगी वो हम सर्विस स्टैंडर्ड में नहीं गिनेंगे, क्योंकि वो एक अलग डिपार्टमेंट है, उनका जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं है। आपको एक एग्जांपल के जरिए बता देता हूँ, जैसे अर्जेंट अफ़गानिस्तान में अगर डाक भेजनी है स्पीड पोस्ट तो 3 से 7 दिन लगने चाहिए वहाँ पर पहुँचने के लिए, लेकिन अगर डाक 15 दिन कस्टम में रुक गई तो 15 + 7 इसमें मैक्सिमम 22 दिन भी लग सकते हैं। तो जो 15 दिन है दैट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ही और है। और अफगानिस्तान का जो कस्टम अथॉरिटी है वो भी तो रोक ही सकता है पोस्ट को। ठीक है, तो वो हम सर्विस स्टैंडर्ड में नहीं गिनेंगे। अभी जैसे सभी कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर दी हुई है भी कितना समय लग सकता है, ये एक लंबा टेबल है, इसको याद करने का कोई कॉस्ट बेनिफिट है नहीं है, इसीलिए मैं इसको नहीं पढ़ाऊँगा और कहीं पर भी इसको नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन अगर आ भी गया, वैसे तो अभी तक कोई पूछा नहीं गया है, अगर पूछ भी लिया जाएगा तो उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड को ही अटेम्प्ट हम लगाएंगे। अभी लिखा है कि ऑल द मेल आर्टिकल आर सब्जेक्ट टू कस्टम एग्जामिनेशन, ऊपर पढ़कर आए हैं। पीरियड ऑफ द कस्टम एग्जामिनेशन डिटेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन ए सर्विस स्टैंडर्ड, ये भी हम पढ़कर आए हैं। दीज आर एंड टू एंड डिलीवरी स्टैंडर्ड फॉर आउटबाउंड आर्टिकल बुक्स इन। अभी जो जो सर्विस है जहाँ पर दी हुई है इस टेबल्स में, कि किस हिसाब से दी गई है, अगर आर्टिकल दिल्ली में बुक हुआ हो, मुंबई में बुक हुआ हो, कोलकाता में बुक हुआ हो, चेन्नई में बुक हुआ हो या कोची में, इस ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना वो एक्सचेंज ऑफिस है। अभी एक्सचेंज ऑफिस हमने वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में पढ़ा था, एक्सचेंज ऑफिस वो होते हैं जो सीधा इंटरनेशनल कंट्री के साथ डील करते हैं। ठीक है, फॉर अगर उसके अलावा कहीं और पर बुक होता हो तो वो अलग से टाइम लगेगा, जैसे जहाँ पर दिल्ली के लिए दिया है यमन के लिए 4 से 8 दिन लग सकते हैं। अभी मान लीजिए डाक जहाँ जलंधर में बुक हुई, जलंधर से दिल्ली जाने के लिए 1 दिन लग गया। अभी इधर से 4 से 8 थे, अभी क्या है 5 से 9 हो जाएंगे। अगर कस्टम 15 दिन लेती है तो प्लस माइनस 15 दिन अलग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया है।
तीसरा प्रोहिबिटेड आर्टिकल भी, कौन कौन से आर्टिकल है जो प्रोहिबिटेड आर्टिकल है। ये सब कुछ वही है जो हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में प्रोहिबिटेड आर्टिकल का टॉपिक पढ़ा था ना। ये सारे वही पॉइंट्स हैं, आप इनको खुद भी पढ़ लीजिएगा। इसको यहाँ पर पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इससे हमारा समय ही वेस्ट होगा। और जो नेक्स्ट है वो है हमारा टैरिफ, भी कितने पैसे लगेंगे सामान को भेजने के लिए। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल टैरिफ अलग अलग कंट्रीज़ के लिए दिया हुआ है। जैसे टेबल काफ़ी लेंथी है और काफ़ी वास्ट है इसकी प्राइस लिस्ट, तो ये याद नहीं होगी हमको, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। आप अगर इसको खुद पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे मैं ये पढ़ाने वाला नहीं हूँ, और कहीं पर भी ये इनको पढ़ाया नहीं जाएगा, और ना ही कभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन फिर भी जो पूछा गया है मैं वो आपको पढ़ाता रहूँगा। पहले तो ये कि जो ऊपर टैरिफ दिए हुए हैं उसमें से टैक्सेस उनमें इंक्लूड नहीं है। द टैक्सेस विल हैव टू पेड एक्स्ट्रा, टैक्सेस वही होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट समय सिर बताती रहेगी। अभी डिस्काउंट स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अगर जो मंथली है, ठीक है, अगर मंथली कोई कस्टमर 2 लाख से 10 लाख के बीच बुकिंग करवाता है तो उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा। 10 लाख से 50 लाख तक कराता है तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। 50 लाख से ऊपर कराता है तो 15% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 2 लाख से 10 लाख के लिए 5%, 10 लाख से 50 लाख के लिए 10%, और 50 लाख से ऊपर के लिए 15% डिस्काउंट स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ इंटरनेशनल आर्टिकल्स के ऊपर ही लागू होगा। ठीक है, उसके बाद कस्टम फॉर्म एंड रेगुलेशन, जैसे अगर कोई भी आर्टिकल हमने बाहर भेजना है तो उसका उस पर कस्टम लाइबल तो रहता है। तो उसके लिए हमें उसके साथ 2 फार्म लगाने होते हैं। या तो हम CN-22 फार्म लगा सकते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म, या तो CN-23 लगा सकते हैं। इस फार्म में ये बताया गया होता है कि जो भी उस आर्टिकल के अंदर कंटेंट है वो क्या क्या है, उसकी क्या क्या वैल्यू है। ठीक है, अगर तो उस आर्टिकल की वैल्यू जो है 300 SDR से कम है, उस केस में CN-22 फॉर्म लगेगा। अगर उनकी वैल्यू 300 SDR से ज़्यादा है तो CN-23 फार्म लगेगा। ठीक है, आपने इतनी बात ही याद रखनी है। और उसके बाद अभी हमने देखिए स्पीड पोस्ट डोमेस्टिक कर लिया है, स्पीड पोस्ट इंटरनेशनल कर लिया है। ये तो सिंपल, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कितने पैसे लगेंगे उसके लिए हेड है, तो पढ़ने लायक इसमें कुछ नहीं है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस सॉल्यूशंस के बारे में। थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया है। थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया था। तो अभी हम बिजनेस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, एक बार देख लूँ सब कुछ ठीक है क्या। हाँ ठीक है वैसे तो। बिजनेस सॉल्यूशन में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे: बुक नाउ पे लेटर, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन, कॉरपोरेट अकाउंट एंड डिस्काउंट स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा सा जूम बढ़ा लूँ ताकि आपको अच्छी तरह से जो दिखे। पहले हम पढ़ रहे हैं बुक नाउ पे लेटर। इसके नाम से पता चलता है कि बुक अभी करवाना है, उसके लिए पैसे बाद में देने हैं। इसकी फुल फॉर्म को भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बल्क कस्टमर आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड ही एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द डिपार्टमेंट। अभी जो कस्टमर बल्क में बुकिंग करवाते हैं वो डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, जिसके साथ उनको जो क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है, जिसमें से वो पहले काम करवा सकते हैं और बाद में उसके लिए पैसे दे सकते हैं। अभी बल्क कस्टमर कौन होता है? जो 1 महीने में कम से कम 10,000 रुपये की जो बुकिंग करवा ले तो उसको हम बल्क कस्टमर में गिनते हैं। ठीक है, ये चीज़ें पूछी जा सकती है कि 10,000 की बुकिंग कम से कम हुई हो और उसको डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा।
तो उसको इस फैसिलिटी को लेने के लिए जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उनके पास अप्लाई करना पड़ेगा और हमारे साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। जब उनको इसकी अप्रूवल आ जाएगी तो उनको फिर बैंक से एक गारंटी प्रोड्यूस करवानी पड़ेगी और उसके बाद जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा और उनको हर साल के बाद रीन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी? 1 साल की रहेगी। और बल्क कस्टमर कौन होते हैं? जिनका एक मंथ में कितना बिजनेस होता है हमारे साथ? 10,000 का होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बुक नाउ पे लेटर होती है। अब इनका जो बिल है वो मंथली बेसिस पर बनता है। जैसे जो 1 महीने का बिल होगा वो अगले महीने की 7 तारीख को जनरेट होगा। ठीक है, और उनको द कस्टमर शैल पे द बिल अमाउंट इन फुल और बिफोर द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच इज डेट। अभी देखियो, जैसे इस महीने का जो बिल है अगले महीने की 7 तारीख को पोस्ट ऑफिस की तरफ से जनरेट होगा और उसने जिस महीने वो बिल जनरेट हुआ है 7 तारीख को, उस महीने की आखिरी तारीख तक उस बिल को पे करना होगा। ठीक है, और अगर किसी वजह से अगर वो पेमेंट नहीं करता तो उसकी जो पेनल्टी है 12% पर एनुअम के हिसाब से उसको पड़ेगी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इन केस the bulk customer choose not to avail the credit facility and make full payment at the time of a speed post article। ठीक है, अगर मान लीजिए वो चाहता है कि मैं बुक नाउ पे लेटर की फैसिलिटी नहीं लेना चाहता, कि मैं तो सिर्फ कैश में ही काम करना चाहता हूँ, और अगर उसका जो बिजनेस है हमारे साथ 50,000 से ज़्यादा है तो उसको उसके लिए जो वो डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, वो डिस्काउंट हम आगे जाकर पढ़ेंगे सिर्फ 2 स्लैब के बाद ही। तो ये था बुक नाउ पे लेटर। इसमें आपने 12% पर एनम की पेनल्टी याद रखनी है। 7 तारीख को बिल जनरेट होता है, लास्ट तारीख तक उसको पे करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 1 साल का रहेगा और बल्क कस्टमर वो होता है जो 10,000 रुपये तक की 1 महीने में बुकिंग करवाता है। ठीक है, दूसरा है कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन। इसका भी थोड़ा सा जूम बढ़ा लेता हूँ मैं। मैं थोड़ा पानी पी लूँ। अभी देखिए, हमने पिछली वीडियो में वीपीपी के बारे में समझा था। वीपीपी के लिए हम कस्टमर को डिपार्टमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, और वो 5,000 रुपये तक का जो मनी है वो कस्टमर से मंगवा सकता है। लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा कॉस्टलियर गुड को मंगवाना चाहता है और बल्क में चीज़ों को भेजना चाहता है तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन होता है कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, इसमें कॉस्टलियर गुड्स कवर हो जाती है और कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी उसको मिल जाती है। 50,000 रुपये तक की वो जो पैसे हैं, जब आर्टिकल डिलीवर होगा कस्टमर को तो 50,000 रुपये तक का जो अमाउंट है वो मंगवा सकता है। सो वाई यूज सीओडी फैसिलिटी, उसके थोड़े से हमें स्पेसिफिकेशंस बताई हैं। उस एक तो ये फास्ट है, सेफ है, इकोनॉमिकली सोल्यूशन है, सस्ता पड़ता है। ठीक है, और जब जो वो चीज़ जो है एड्रेस को डिलीवर हो जाती है तो पैसे क्या है सेंडर को मिल जाते हैं। और जो भी सामान जो वो बेचता है कस्टमर, उस पर इंश्योरेंस जो है कंपलसरी नहीं है। इंश्योरेंस इज़ नॉट कंपलसरी। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ द रिकवरी फ्रॉम द एड्रेस। जैसे वीपीपी में हम 1500 से ज़्यादा का अगर वीपीपी करवाते थे तो उसमें इंश्योरेंस कंपलसरी होता है। सीओडी में वो इंश्योरेंस भी कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अभी अमाउंट जो हमने सेंडर को वापस करना है, वीपीपी के केस में हम उसको मनी ऑर्डर के ज़रिए करते थे, लेकिन इस केस में हम ई पेमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, ई पेमेंट एक अलग प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम सेंडर को पैसे वापस भेजते हैं।
और इसका जो जैसे वीपीपी होता है कस्टमर को देनी होती है, लेकिन सीओडी एड्रेस स्पेसिफिक डिलीवरी है। मीन्स उस एड्रेस पर जो भी कस्टमर होगा उस पर हम वहाँ उस एड्रेस पर जाएंगे, अगर वो हमको पैसे दे देंगे तो हम जो सामान है उनको डिलीवर कर देंगे। ऐसा नहीं है कि उसी पर्सन को देना है जिस पर्सन का वो सामान है, जिस नहीं, ऐसा नहीं होता। जो सीओडी होती है वो एड्रेस स्पेसिफिक होती है, ना कि पर्सन स्पेसिफिक होती है। तो अगर उनका भाई है, लड़का है, लड़की है, वाइफ है, हस्बैंड है, कोई भी है उनसे उनके अलावा, अगर वो हमें पैसे दे देते हैं तो हम उनको सीओडी जो है डिलीवर कर देंगे। ठीक है। कंडीशंस क्या है अगर आप सीओडी फैसिलिटी को लेना चाहते हैं? पहले तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ। और दूसरा कि 50,000 रुपये के ज़्यादा आप जो रेमिटेंस है नहीं मंगवा सकते। और इसमें कोई फ्रैक्शन रुपये नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो 10 रुपये 50 पैसे मंगा ले, ऐसा नहीं है। आपको रुपए के यूनिट में ही मंगाना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर है इनके यूनिट में ही मंगवाना पड़ेगा। वही जैसे वीपीपी में है कि इसमें टिकट्स नहीं होनी चाहिए, कूपन्स नहीं होने चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इंट्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। जो भी स्नोबॉल सिस्टम के अंदर आती है वो इसमें नहीं होने चाहिए। इसमें पोस्टेज इन एडिशन टू द पोस्टेज इंश्योरेंस फीस वेयर एप्लीकेबल द सेंटर ऑफ द पोस्टल आर्टिकल आर इंटेंडेड टू बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट एज ए सीओडी आर्टिकल शैल बी रिक्वायर्ड टू पे द एडिशनल फी ऑन ए डिलीवरी ऑफ ए सच पोस्टल आर्टिकल। देखिए, अभी वो कस्टमर है जो सेंड कर रहा है चीज़ हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ज़रिए से, ठीक है, तो उसको जो पोस्टेज लगनी है वो तो लगनी है। अगर वो इंश्योरेंस करवाना चाहता है, कंपलसरी तो नहीं है, अगर करवाना चाहता है तो वो भी लगेगा। लेकिन उसके अलावा भी एक फ़ीस लगेगी जो कि होगी सीओडी फैसिलिटी की। ठीक है। अभी हम उस फीस की कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर तो कस्टमर 5,000 रुपये तक का जो सीओडी भेजता है तो उस केस में 2% ऑफ द अमाउंट रिकवर, जहाँ 50 रुपये जो भी ज़्यादा होगा वो लगेगा। जैसे मान लीजिए कस्टमर क्या है 4,000 रुपये का सीओडी भेजता है, मतलब कि जो रिसीवर है उसको 4,000 रुपये देने पड़ेंगे। अभी 4,000 का 2% क्या है, 80 रुपये है। ठीक है। तो इस केस में 50 रुपये तो कम नहीं रहे। ठीक है। तो 80 रुपये ज़्यादा है, तो इसलिए कस्टमर को 80, सॉरी, जो सेंडर है उसको 80 रुपये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को देने पड़ेंगे। अभी 80 रुपये और 50 रुपये से ज़्यादा क्या है, 80 रुपये है तो 80 रुपये देने पड़ेंगे। जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा, अगर 2% ज़्यादा होगा तो वो देना पड़ेगा, अगर 50 रुपये ज़्यादा है तो वो देना पड़ेगा। अगर सीओडी का अमाउंट 5,000 से ज़्यादा है तो 100 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में जो 5,000 से ज़्यादा अमाउंट है उसका 1% अलग से लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए 10,000 रुपये का सीओडी है, उसमें पहले 5,000 के तो 100 रुपये हम लेंगे ही लेंगे। उसमें जो पहले 5,000 है उसके तो 100 रुपये लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है। और जो रेस्ट के 5,000 है उसका 1% लगेगा। उसका 1% कितने होंगे, 50। ठीक है। तो 100 + 50 उसका जो चार्जेस लगेंगे सीओडी भेजने के 150 रुपये लगेंगे। ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को भी आपने याद रखना है कि जहाँ तो पहले 5,000 के लिए जहाँ तो 2%, जहाँ 50 रुपये जो भी ज़्यादा होंगे, और 5,000 के ऊपर के लिए 100% प्लस 1% जो भी 5,000 से ज़्यादा की अमाउंट होगी उसका। ठीक है। ये था सीओडी। अभी उसके बाद हम बात करते हैं कॉरपोरेट अकाउंट। कॉरपोरेट अकाउंट ओपन, सॉरी, for corporate customer, a regular user, Speed Post provide customized solution for your need as a। अभी कॉरपोरेट अकाउंट में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है वो बता रहे हैं कि पहले मैं, सॉरी, जूम बढ़ा दूं आपको दिक्कत ना आए। पहली फैसिलिटी है पिकअप फ्रॉम दी प्रीमाइसेस, कि कस्टमर के घर से ही हम जो सामान है उसको उठा लेंगे। कन्वीनियंटली मंथली बिलिंग, और उसका जो सारा काम करेंगे और मंथ के बाद जो भी बिलिंग होगी, जो उसका बिल होगा वो जनरेट होगा,
जो उसको बाद में पे करना पड़ेगा। सेंट्रलाइज्ड बिलिंग अंडर सिंगल नेशनल अकाउंट, इसका मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई है, इसकी एक बड़ी ब्रांच दिल्ली में है, दूसरी बड़ी ब्रांच है बेंगलोर में, तीसरी है कर्नाटका में, चौथा है कोलकाता में। तो जहाँ से भी कुछ स्पीड पोस्ट जाते होंगे, जहाँ से भी जाते होंगे, जहाँ से भी जाते होंगे, जहाँ से भी जाते होंगे, लेकिन सभी का जो अकाउंट है, उनकी देख रेख है, वो एक सिंगल नेशनल अकाउंट के नीचे रहेगी। ठीक है, वो बताया गया है कि सेंट्रलाइज्ड बिलिंग अंडर अ सिंगल नेशनल अकाउंट, भी सभी का जो साथ में बिलिंग होगी वो सभी की साथ में ही हो जाएगी। उनका अकाउंट भी मैनेजमेंट किया जाएगा हमारी तरफ से, ट्रैकिंग फैसिलिटी भी दी जाएगी और वॉल्यूम डिस्काउंट भी दिया जाएगा। और अगर कोई जो कॉरपोरेट अकाउंट को खुलवाना चाहता है, उसके लिए इस एड्रेस पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर किसको कांटेक्ट करना है? जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग डायरेक्टोरेट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। ओके, उसके बाद डिस्काउंट स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि डिस्काउंट स्ट्रक्चर आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लैब में। अगर किसी पर्सन का ये होता है मंथली रेवेन्यू है, अगर उनका जो रेवेन्यू है 50,000 से 5 लाख तक का है, तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 5 लाख से 25 लाख तक है, 15% मिलेगा। 25 लाख से 1 करोड़ है, 20% मिलेगा। 1 करोड़ से 5 करोड़ है, 25% मिलेगा। 5 करोड़ से ज़्यादा है, 30% मिलेगा। ये डिस्काउंट स्ट्रक्चर मंथली रेवेन्यू पर है। ठीक है, और किन के लिए है? कॉरपोरेट कस्टमर के लिए है। ओके, जो वॉक इन कस्टमर थे उनके लिए अलग जो है वो प्रोविज़न रहेंगे। ठीक है, अभी नीचे क्या है कि 1% एडिशनल डिस्काउंट कंट्रैक्चुअल कस्टमर को मिलेगा अगर वो एडवांस डिपॉजिट फैसिलिटी को चूज़ करते हैं। मीन्स अगर वो पैसा हमें पहले ही कैश में एडवांस दे देते हैं या फिर बुकिंग के समय हमें दे देते हैं, तो उनको 1% डिस्काउंट अलग से दे दिया जाएगा। ठीक है, और अगर उनका जो मंथली रेवेन्यू है अगर 25 लाख से ज़्यादा है, तो उनको एडिशनल डिस्काउंट 2% का भी हम दे देते हैं। ठीक है, the additional discount would be offered provided the booking data is made available by the customer in the electronic format। जो additional discount है वो सेंडर को तभी मिलेगा अगर वो जो एड्रेसेस है, जो सारा डेटा है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, जैसे MS एक्सेल में दे या किसी भी ऐसे टेबल्स में जो इलेक्ट्रॉनिकली हो, उस केस में हम उनको जो एडिशनल डिस्काउंट है वो देंगे। अगर वो हमको हार्ड कॉपी में देते हैं जो बुकिंग डाटा है, तो उसका जो डिस्काउंट है वो आधा रह जाएगा। हार्ड कॉपी मीन्स हमें मैनुअली देखकर पहले देखना पड़ेगा कस्टमर का एड्रेस क्या है, उसके बाद उसको एंटर करना पड़ेगा, वो होता है हार्ड कॉपी से। उस केस में जो एडिशनल डिस्काउंट है, जो जहाँ पर 1% का या 2% का मिला है, ये आधे रह जाएंगे। ठीक है, बिजनेस सोल्यूशन को भी हम पढ़ चुके हैं, अभी यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे एड्रेसिंग टिप्स। मीन्स एड्रेस को कैसे लिखना होता है। वैसे तो ये बहुत आसान है और मैंने आपको समझाया भी है और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में, तो सेम ही यहाँ पर है। पहले तो एक तो लिखा है कि एक्यूरेट एड्रेस लिखा होना चाहिए, उसके साथ पिन कोड को लिखा होना चाहिए, उसको सही जगह पर लिखा होना चाहिए। अगर जैसे ये एनवलप है, तो यहाँ पर जो एड्रेस ब्लॉक होता है उसमें एड्रेस को लिखा होना चाहिए। जो सेंडर का एड्रेस है वो आपको इसके बैक साइड लिख सकते हैं या फिर जहाँ लिख सकते हैं, उसको ऐसे लिखना चाहिए कि उसको आराम से पढ़ सके हम। उसको कर्सिव लैंग्वेज में नहीं लिखना चाहिए, कॉमास का जो इस्तेमाल है नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं, इनको भी हम समझते हैं। थोड़ा जूम बढ़ा लेता हूँ मैं। अभी पहला पॉइंट समझेंगे हम कि एड्रेस
of the addressee shall be written on the front side and sender's address on the back side of the envelope। अड्रेसी का एड्रेस लिफाफे के सामने वाली साइड लिखना है, जिसने भेजा है उसने अपना पता पिछली साइड लिखना है, ये बोला गया है। और मिनिमम 15 सेंटीमीटर ब्लैंक स्पेस शैल बी केप्ट फ्रॉम लेफ्ट बॉटम एंड राइट ऑफ द एनवलप। दिस इज द एनवलप। जो भी एड्रेस हमने लिखना है वो साइड से जो ये 15 सेंटीमीटर का होगा, 15 सॉरी मिलीमीटर का, ये स्पेस छोड़कर इसके अंदर जो जो ब्लॉक बच जाता है इसके अंदर लिखना है, ठीक है, चाहे वो पीछे वाली साइड हो चाहे वो फ्रंट वाली साइड हो। लोगो एंड नेम ऑफ द कंपनी कैन बी रिटन ऑन ए टॉप लेफ्ट कॉर्नर। अब ये जो जिस पर्सन ने भेजा है उसका अपनी का कंपनी का लोगो हो सकता है, ठीक है, तो उसको लोगो को इस साइड टॉप में लेफ्ट साइड जो है वो छपवा सकता है। और जो फ्रैंक होगा, जो फ्रैंक को है राइट साइड, जैसे फ्रैंकिंग मशीन से अगर फ्रैंक करवाया है आर्टिकल को तो वो राइट साइड उसको ऐसा शिप फ्रैंक करवा सकता है। हैविंग गैप ऑफ मिनिमम 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द एड्रेस ब्लॉक। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। जैसे ये हमारा एड्रेस ब्लॉक होगा, ठीक है, तो क्या लिखा है कि जो फ्रैंक किया होगा उसका और इसका जो है जहाँ से जहाँ वो 10 मिलीमीटर रहना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर फ्रैंक जो भी होगा जहाँ पर हुआ होना चाहिए। एड्रेस ब्लॉक ऑफ एड्रेसी शैल हैव अ गैप ऑफ 40 मिलीमीटर फ्रॉम द टॉप। इस एड्रेस ब्लॉक का जो जहाँ से यहाँ तक है वो 40 होना चाहिए, ठीक है। स्टैम्प और फ्रैंक इम्प्रेशन शैल बी अफिक्स इन ए मैक्सिमम एरिया ऑफ 74 अगर स्टैंपिंग हो या जो फ्रैंक किया हो वो कितने एरिया में होना चाहिए वो लिखा है। मैं थोड़ा इस लाइन को थोड़ा पतला कर देता हूँ थोड़ा, हाँ अब ठीक है, 74 के एरिया में वो होना चाहिए। अभी 15 शैल बी लेफ्ट फॉर बार कोड at the top at the bottom of the envelope and there should be 5 quiet space around the 2D barcode। जो जे नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, इसका जो 15 है ये वाला, ये बारकोड के लिए प्रिजर्व होना चाहिए और बारकोड के आसपास भी 5 की जगह को खाली रखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। The sender's logo should not exceed 25 into 50 in size and the 2D barcode should have minimum 18 into 18 ठीक है। तो जो सेंडर का लोगो जैसे हमने पहले बात की कि ऊपर की साइड लेफ्ट हैंड में साइड में वो लगा सकता है, उसका साइज जो है 25 इंटू 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो 2D बार कोड जहाँ पर होगा वैसे वो तो पोस्ट ऑफिस ही लगाएगा, कई बार कॉरपोरेट बल्क खुद भी लगाकर प्रिंट कर कर देते हैं। उसका जो साइज़ है 18 इंटू 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी मिनिमम 18 इंटू 18 होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। द साइज ऑफ द प्रिंटेड बार कोड, चेकबुक में आप देखते होगे ना बार कोड प्रिंटेड ही होते हैं। with a quiet zone kept minimum in a length 60 in a length and 10 in a breadth। अभी वो जो बार कोड जैसे चेक बुक में पहले ही छपा होता है, जो जैसे पासपोर्ट में भी छपा होता है ना, उनका बताया हुआ है कि उनकी मिनिमम लेंथ होगी 60 और मिनिमम ब्रेथ होगी 10 ठीक है, और वो आसानी से विजिबल होना चाहिए विंडो ऑफ द एनवलप से। जो चेकबुक होती है हमारी वहाँ उस पर विंडो होती है ना जिस पर ड्रेस होता है, तो वहाँ से वो आसानी से विजिबल होना चाहिए।
A quiet zone of 10 mm on all sides of the address block must be maintained if advertisement is printed on the privately manufactured envelope or the inland letter card. जो अभी जो एड्रेस ब्लॉक है, ठीक है, इस पर जो उसके आसपास 10 mm का जो ब्लैंक स्पेस, जहाँ पर एड्रेस ब्लॉक होता है इसके आसपास 10 mm का ब्लैंक स्पेस होना चाहिए, अगर जहाँ पर किसी कंपनी ने अपनी जो ब्रांडिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, की हुई है तो। ठीक है, तो जी हमने पढ़ा एड्रेसिंग टिप्स के बारे में, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैकेजिंग टिप्स के बारे में। और जो प्रोहिबिटेड आर्टिकल है, जो हम पहले पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो उसको हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे जहाँ पर। ठीक है, अभी हम आ चुके हैं पैकेजिंग टिप्स के में। थोड़ा जूम बढ़ा लेता हूँ मैं। पैकेजिंग पार्सल, ये देखिए सभी के लिए आ जाता है। The parcel should be ideally be packed and enclosed in a reasonably strong case wrapper or a cover fastened in a manner calculated to preserve the content from the loss or damage in the post, to prevent any tampering therewith and to protect other postal article from being damaged in any way thereby। इसमें जो बताया गया है कि जो भी पार्सल आप पैक कर रहे हैं उसको अच्छे केस में, मीन्स स्ट्रॉन्ग केस में पैक करना चाहिए। अगर आप उसमें कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इनफ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि जो उसके अंदर सामान है उसका भी नुकसान ना हो, और जो उसके साथ सामान जाएगा उसका भी नुकसान ना हो। ठीक है, क्योंकि वो डाक तो साथ में जाती है, उसमें और भी आर्टिकल उसके टच में आएंगे, उनका नुकसान भी ना हो, इस तरह से उसको पैक करना चाहिए। इफ़ अ पार्सल कंटेन क्लोथ और वुलन मटेरियल, it must be packed in a strong wrapper with an outer covering of a stout cardboard or a cloth। ठीक है, अगर आप कपड़े भेज रहे हैं या ऊनी कपड़े भेज रहे हैं तो या तो इनको एक मजबूत रैपर के अंदर भेजना चाहिए, जिसके बाहर एक कार्डबोर्ड होना चाहिए या अच्छा कवर होना चाहिए। कार्डबोर्ड का मतलब गत्ते का बना होना बॉक्स होना चाहिए, या फिर कपड़े से उसको कवर किया होना चाहिए। It is suggested to use a wooden और stout cardboard। रेकमेंड ये किया जाता है, जहाँ तो आप लकड़ी का बक्सा लो, जहाँ एक सख्त अच्छी क्वालिटी का गत्ता लो। ठीक है, और ता जो वो पार्सल आपका है उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो बचा रह सके। ठीक है, और अगर आप लिक्विड भेजना चाहते हो, लिक्विड एंड सब्सटेंस लिक्विफाई इजली, या वो चीज़ें जो आसानी से लिक्विड बन जाती हैं उनको डबल रिसेप्टेबल में भेजना चाहिए। मतलब कि पहले एक चीज़ के अंदर उसको डालकर रखना चाहिए, उसके बाद ऊपर से फिर कुछ ना कुछ कवर करना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं डबल रिसेप्टेबल, मीन्स डबल पैकिंग, पैकिंग के ऊपर पैकिंग। ठीक है, अभी फर्स्ट रिसेप्टर में उसको बॉटल में डाला जा सकता है, या बॉक्स में डाला जा सकता है, या टॉक में, ये टॉक तो पता नहीं मुझे, आप बॉटल समझ लीजिए। और दूसरे केस में उसको एक बॉक्स में डाला जा सकता है, वो बॉक्स मेटल का हो सकता है या लकड़ी का हो सकता है। उन दोनों के बीच आप रेत को डाल सकते हैं, वो लकड़ी का जो चूरा है उसको डाल सकते हैं, या और कोई ऐसा मिट्टी को डाल सकते हैं, ताकि अगर वो अंदर वाली बोतल टूट भी जाए तो वो जो आपने बीच में रेत डाली है वो रेत सारे पानी को अब्जॉर्व कर ले। ठीक है, कुछ इस तरह से है। मान लीजिए ये एक लकड़ी का बक्सा है और इसके अंदर मैंने एक बोतल रखी हुई है। ओके, अभी इसको अच्छी तरह से, इसके अंदर लिक्विड है जो भी है। उसके बाद जहाँ से आसपास मैंने क्या है, रेत डाल दी है। तो अगर जब बोतल टूट भी जाती है तो इसका जो लिक्विड है वो रेत एब्जॉर्ब कर लेगी। इस तरह की पैकिंग के बारे में बताया हुआ है। तीसरा, अगर आप मधुमक्खियों को भेजना चाहते हैं तो उसको एक डिब्बी के अंदर भेजना चाहिए, जो उसके उससे से जो बाकी के पोस्टल आर्टिकल है
उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। मधुमक्खियों को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। ठीक है। अभी हेडिंग है ह्यूमन एंड अदर विस्कीरा की। जो हमारा जो विस्कीरा होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम लेबोरेटरी में चेक करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, तो हम बाई पोस्ट उसको भी भेज सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ केमिकल एग्जामिनर को ही भेजा जा सकता है एनालिसिस के लिए, और इंग्लैंड पोस्ट में से बाहर नहीं भेजा जा सकता, विद इन इंडिया ही भेजा जा सकता है। ब्रेन ऑफ अ रेबिड एनिमल्स को भी भेजा जा सकता है। जो कुत्ते जिनको रेबीज की बीमारी है, उनका जो दिमाग है उनको भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, लेकिन सिर्फ ऑथोराइज्ड लेबोरेटरी को ही भेजा जा सकता है। और इसको सेंट भी कौन कर सकता है? वेटिनरी या मेडिकल डॉक्टर। ठीक है। वेटिनरी जो जानवरों का डॉक्टर है वही इसको सेंड कर सकता है। इस केस में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। द सस्पेक्टेड विस्कस और अदर मटेरियल टू बी सेंट फॉर एग्जामिनेशन मस्ट बी इनक्लोज इन ए ग्लास बॉटल और ए जार। हम जो भी विस्कीरा भेज रहे हैं वो बोतल के अंदर या जार के अंदर भेज सकते हैं, जो कि कांच की होनी चाहिए, फिटेड विद स्टॉपर और ए साउंड कॉर्क, जिसको ऊपर से स्टॉपर या ढक्कन आप बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, अच्छी तरह से कसकर लगाया हुआ होना चाहिए। ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन दैट स्टॉपर और कॉक बॉटल इज फिट टाइटली। उसका जो ढक्कन है वो पूरी तरह से टाइट होना चाहिए। द प्रिकॉशन इज स्पेशली नेसेसरी व्हेन अल्कोहल इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। अभी क्या होता है कि कई बार जैसे किसी और ऑर्गन को बचाने के लिए, जैसे दिमाग को अगर मान लीजिए हम एक जगह से दूसरी जगह बचा रहे हैं, उसको बचाने के लिए कि वो रास्ते में जाते जाते वो गल ना जाए, उसको अल्कोहल में डिबो कर भेजा जाता है। ठीक है। अगर वो अल्कोहल भी साथ में भेजा हुआ है तो उस केस में, इन सच केसेस, रिंग ऑफ बी वैक्स और कैंडल वैक्स मस्ट बी प्लेस्ड अराउंड द लिप ऑफ द बोतल सो दैट कवर द शोल्डर ऑफ द स्टॉपर। तो जो इन सच केसेस रिंग ऑफ बी वैक्स मस्ट बी प्लेस अराउंड द लिप ऑफ द बोतल। अभी जो वो बॉटल जहाँ से बंद होती है वहाँ पर हमको कैंडल वैक्स या बी वैक्स भी साथ में लगा देनी चाहिए, वैक्स लगा देनी चाहिए, ताकि अच्छी तरह से उसको खोला ना जा सके। The stopper must be carefully fastened with a bladder or a leather or a sealed। स्टॉपर को अच्छी तरह से लगा देना चाहिए। ठीक है। The glass bottle or a jar must be placed in a strong wooden or a tin box। उसको बाद में वुडन या टिन बॉक्स में डाल देना चाहिए, which must be large enough to allow। और उसके अंदर जो रॉ कॉटन है वो रख देना चाहिए, जो कि 18 मिलीमीटर थिक होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा मैं आपको पिक्चर से बता देता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ। सो मान लीजिए दिस इज, ओहो ये बोतल कैसी बन गई यार। ड्राइंग में कुछ खास अच्छा नहीं हूँ मैं। सो दिस इज अ बोतल, इसके अंदर है दिमाग, और ये अल्कोहल है ताकि दिमाग खराब ना हो सके। ये कैसा है दिमाग खराब ना हो सके? और ये है, जहाँ तो ये टिन का होगा, जहाँ होगा वुलन का। ठीक है। सॉरी वुडन का, जहाँ तो ये लकड़ी का होगा, जहाँ तो ये होगा टिन का, मेटल का होगा। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा कॉटन। कॉटन की कितनी लेयर होगी? 18 मिलीमीटर थिक होना चाहिए उसका। क्यों होना चाहिए? ताजो अगर जो अल्कोहल जो बॉटल टूट जाती है किसी कारणवश, वो जो कॉटन है इसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। उसके लिए अब इसको मिटा देते हैं हम। अभी प्लेग, कल्चर एंड एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। कल्चर और अदर आर्टिकल नोन टू बिलीव कंटेन ए लिविंग जर्म ऑफ प्लेग। ठीक है। कोई भी चीज़ जिसमें जर्म्स, लिविंग जर्म्स हो प्लेग के, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। अभी लिविंग लिविंग जर्म्स क्या होते हैं? लिविंग जर्म्स का मतलब होता है कि अगर कोई पोस्टल एम्प्लॉय उसके टच में आता है तो उसको भी वो बीमारी जो है
हो सकती है, वो एक्टिव है, ठीक है, वो डोरमेंट नहीं है, तो उसकी केयर भी उस हिसाब से होगी ताकि कोई बीमार ना हो सके। और लिखा है कि सच कल्चर और अदर आर्टिकल अफॉरसेड मस्ट नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर ट्रांसमिशन अनलेस दे आर सेंट बाय द कमीशन मेडिकल ऑफिसर, military assistant surgeon, medical practitioner in the possession of the qualification not lower than the LMS of the University of Calcutta, Punjab, Chennai, Mumbai, or a person specially permitted by the central government, state government to send such culture or other article, not unless they are consigned to a government laboratory or to a person specially permitted by the central government, state government to receive such culture or other article। ठीक है, तो जो लिविंग जम्स ऑफ प्लेग है, इनको तभी भेजा जा सकता है अगर इसको कोई कमीशन मेडिकल ऑफिसर भेजे, ठीक है, या फिर मिलिट्री असिस्टेंट सर्जन भेजे, या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर भेजें जिसकी क्वालिफिकेशन जो है एलएमएस से कम ना हो, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, पंजाब, चेन्नई और मुंबई का रेफरेंस दिया हुआ है, या फिर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा परमिट दिया हो कि आप भेज सकते हैं, ठीक है, तो उस केस में वो पर्सन क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जो ये लिविंग जर्म्स ऑफ प्लेग है या एंथ्रेक्सपोर वैक्सीन है, इनको भेज सकता है, ठीक है। और जिसको भेजना है, जिस लेबोरेटरी को भेजना है, वो भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज होनी चाहिए। अभी जो भी भेजना है उसको हर्मेटिकली क्लोज्ड ऑफ इन एडिक्वेट स्ट्रेंथ एक बॉटल के अंदर भेजना चाहिए जो कि अच्छी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी की हो, ठीक है, विच मस्ट बी प्लेस इन ए स्ट्रॉन्ग बॉक्स ऑफ वुड, और वैसे जैसे पहले हमने उसको लकड़ी के बक्से के अंदर रखना होगा, और 18 मिलीमीटर की रॉ कॉटन की बीच में लेयर बिछानी होगी, जैसे हमने इससे पहले पॉइंट में पढ़ा, ताकि अगर वो टूट भी जाता है तो जो कॉटन की लेयर है वो उन चीज़ों को सूख पाए। द आउटर केस मस्ट बी इनक्लोज इन स्टाउट केस। अभी जो आपने बक्सा जहाँ पर लकड़ी का लगाया है, इसके ऊपर एक कपड़ा हम लगा देंगे जिसको सील भी करेंगे और उस पर लेबल भी लगाएंगे, और जहाँ पर उसके अंदर क्या है उसके बारे में हम लिख देंगे, ठीक है। अभी पहले तो वो डालना है जिसमें लिविंग जर्म्स है, उसके ऊपर बक्सा, बीच में कॉटन, इसके ऊपर कपड़ा लपेट के उसके ऊपर लिखना है जो भी लिखना है कि उसके अंदर क्या है। इसको सील भी करना है, उस कपड़े को जहाँ पर वो कपड़ा होगा वहाँ पर उसको सील भी करना है जहाँ पर उसका जोड़ होगा। अभी जो सेंडर है उसको एक डिक्लारेशन देनी पड़ेगी, उसको एक उसके अंदर अंदर क्या है, उसका कंटेंट क्या है, और एक सर्टिफिकेट भी साइन कर कर देना पड़ेगा कि वो जिसको भेज रहा है उसको भेजने के लिए उसको बताया गया है, द सर्टिफिकेट साइंड बाय हिमसेल्फ टू द इफेक्ट दैट ही हैज़ एडवाइज्ड द एड्रेसी ऑफ इट्स डिस्पैच एंड दैट सच एड्रेस, कि उसको, जैसे मान लीजिए मैंने किसी सरकारी लैबोरेटरी को कुछ ऐसी चीज़ भेजनी है, तो मेरे पास कुछ ऑर्डर आया होगा ना, तभी मैं भेज रहा हूँ, तो मुझे वो लिख कर देना पड़ेगा कि हाँ कि आई रिसीव दैट ऑर्डर, दैट्स वाई आई एम सेंडिंग दिस टू दैट लैबोरेटरी, ठीक है। अगर वो लेबोरेटरी गवर्नमेंट नहीं है तो लिख कर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट लेबोरेटरी है जो इस चीज़ के लिए ऑथोराइज है, उस केस में इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। The certificate moreover must show on its face that sender is a person authorized, और उस सर्टिफिकेट में ये भी मेंशन होगा कि वो पर्सन वही है जिसकी जो हमने पहले पढ़ा उसकी जो क्वालिफिकेशन है एलएमएस से कम नहीं होनी चाहिए, या वो कमीशन मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, या फिर वो मेडिकल असिस्टेंट मिलिट्री असिस्टेंट सर्जन होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से बॉटल्स ऑफ एंथ्रेक्स फॉर वैक्सीन को भी
ट्रांसमिट किया जा सकता है बाय पोस्ट उन लेबॉर्ट्री के द्वारा जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के लिए जिनको इन चीज़ों के लिए परमिट मिला हुआ है वो उनको भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस स्पुटम के बारे में, जो टीबी के बलगम होती है उसके बारे में, जो थूक होता है ना हमारी छाती से निकलता है उसके बारे में। दैट स्पूटा सैंपल एंड अदर ट्यूबरक्लोसिस मटेरियल, उसके अलावा और कोई मटेरियल भी हो सकते हैं, इज स्पेशली परमिटेड बाय गवर्नमेंट टू रिसीव सच मटेरियल। दैट मटेरियल इज कंटेन अ स्पिल प्रूफ ग्लास, जिससे वो जो थूक है बाहर ना आए, जहाँ वैक्स पेपर कंटेनिंग सच विच आर सिक्योरली पैक इन ए टिन और वुडन बॉक्स ऑफ द एडिक्वेट स्ट्रेंथ, जहाँ वैक्स पेपर होना चाहिए जिसको वो मेटल के या लकड़ी के बक्से में अच्छी तरह से बंद होना चाहिए, उसके अंदर कॉटन की लेयर होनी चाहिए जो कि 3 बाय 4 इंच 375 0.75 इंच की थिकनेस से कम नहीं होनी चाहिए, जो कि उस बॉक्स के कंटेनर के बीच होनी चाहिए, और इस बॉक्स को अच्छी तरह से बाद में सील किया हुआ होना चाहिए। उस बॉक्स के बाहर फिर हम एक कपड़ा लगाएंगे और उसको अच्छी तरह से पैक करेंगे, फिर उसके बाद सील करेंगे और उसके बाद लेबल लिखेंगे जिसके ऊपर हम लिखेंगे कि इस पार्सल के अंदर क्या क्या है। ठीक है, पहले वाला ही है जैसे हमने जहाँ पर पढ़ा था ना ये पिक्चर के बारे में, वैसा ही है। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल्स। ठीक है, इसे एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है, ऐसे फेटिडा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल है जी। मस्ट बी इनक्लोज इन ए हर्मेटिकली सील केस ऑफ ए टिन और अदर मेटल, इसको अच्छी तरह से बंद किए हुए टिन के या और किसी मेटल के बक्से में भेजा जा सकता है। सेल्यूलॉयड इनफ्लेमेबल फिल्म रॉ, सेलुलेट से बनी हुई वो फिल्म जो कि आग नहीं पकड़ती है। जब मैन्युफैक्चर सेलुलॉयड शेल बी पैक इन ए डबल रिसेप्टेबल, उसको 2 बार पैक किया होना चाहिए। सच आर्टिकल फर्स्ट शेल बी क्लोज इन ए सेलुलॉयड और आर्टिकल मेड होली और पार्सली ऑफ ए सेलुलॉयड इन ए बॉक्स ऑफ अ टिन कार्डबोर्ड और ए वुड। ठीक है, उसको सबसे पहले तो एक बॉक्स में बंद किया होना चाहिए जो कि या तो टिन का बना हो या कार्डबोर्ड का बना हो या वुड का बना हो। द वैकेंट स्पेस बीज कम्प्लीटली फिल्ड टू प्रिवेंट एनी मूवमेंट ऑफ द कंटेंट। ठीक है, तो उसके अंदर जो खाली जगह है वो नहीं होनी चाहिए, ताकि जो उसका कंटेंट है वो हिले ना, बक्से के अंदर वो हिले ना, उसके अंदर आप कुछ रख सकते हैं। दिस बॉक्स shall then be wrapped completely around with the padding material in a sufficient quantity and placed inside a wooden box। इसको फिर पैडिंग मटेरियल के साथ हम अच्छी तरह से फिल कर देंगे और उसको फिर वुडन बॉक्स के अंदर डाल देंगे जिसके अंदर प्लैंक होंगे। पहले तो सेलुलोइड की लेयर होगी, बाद में दूसरी लेयर होगी। ठीक है, और इसके अंदर आप प्लैंक डाल सकते हैं। ठीक है, और जिसकी जो थिकनेस होगी वो 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी मोर देन 10 मिलीमीटर। द साइड ऑफ विच शैल बी dovetailed, the base and the lid being solidly secure on the side, any intervening space being completely filled with additional packaging material as to hold the inner receptacle tightly in a position to prevent any rattle. A white label wearing in a heavy black character to affix the address of the parcel। देखिए जो भी बताया गया है इसमें ऐसा क्वेश्चन में सीधा कुछ पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फिलिंग मटेरियल है उसकी जो चौड़ाई रहेगी 10 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी उसको बाद में ये बताया गया उसको अच्छी तरह से इस तरह से बंद करना चाहिए कि उसमें कोई शेक ना आए, कोई रैटल ना आए। ठीक है, ऐसे ऐसे जो अंदर का सामान है वो हिले ना। ठीक है, और उस पार्सल के बाहर बाद में लेबल लगा देना चाहिए जिसमें हैवी ब्लैक में लिखा होना चाहिए जो भी एड्रेस है जहां पर वो जाना है। ठीक है, इन केस ऑफ ए नॉन फ्लेमेबल और सेफ्टी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, अ वाइट लेबल
बियरिंग द वर्ड सेफ्टी फिल्म नॉन इन्फ्लेमेबल उस पर लिखा होना चाहिए। अगर उसके अंदर नॉन फ्लेमेबल फिल्म है या सेफ्टी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म है तो वाइट लेबल के ऊपर ऐसा लिखना है, सेफ्टी फिल्म नॉन इनफ्लेमेबल इन अ ब्लैक लेटर मस्ट बी अफिक्स टू द आउटसाइड ऑफ द ईच पार्सल। काले काले रंग के अंदर वाइट लेबल के ऊपर ये वर्ड लिखने हैं जो कि पार्सल के बाहर हमने लगा देने हैं। ठीक है। The provision relating to the packing of the inflammable film etc. prescribed in the subclause 1 above will not apply to the packing of the non-inflammable film। अभी दो तरह की फिल्म है, एक तो है इनफ्लेमेबल जो कि आग नहीं पकड़ती है, ठीक है ना, एक है नॉन इनफ्लेमेबल जो आग पकड़ सकती है। दोनों की पैकेजिंग जो है अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन हाँ हमको फिर भी थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए कि इस तरह की पैकिंग होती है। ठीक है। तो एग्जाम में अगर हमने थोड़ा तुक्का भी लगाना हो तो अगर कुछ पढ़ा हो तो फिर तुक्का भी सही लग जाता है, हम ऑप्शन को जो है रिमूव कर लेते हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद अगर ऑस्मिक एसिड भेजना हो, ऑस्मिक एसिड को भी बाय पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। इसका जो केमिकल नेम है ऑस्मियम टेट्रो ऑक्साइड। ठीक है, ये आता है ऑस्मियम टेट्रो ऑक्साइड। आपने याद रखना है, पीछे ऑक्साइड पड़ता है जहाँ पर टेट्र पड़ता है ऑस्मियम, ऑस्मियम टेट्रो ऑक्साइड। मैं भी आपके साथ याद रख रहा हूँ। द एसिड मस्ट बी सिक्योरली पैक्ड इन हर्मेटिकली सील्ड स्टाउट ग्लास कैप्सूल। अच्छी तरह से जो कांच का कैप्सूल होता है उसके अंदर इसको पैक किया होना चाहिए और उसको एक टिन के केस में रखा होना चाहिए जिसके अंदर जो रेत है वो भरी होनी चाहिए कि जो रेत की जो मोटाई है 4.3 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो पहले तो ये कैप्सूल रखा जाएगा इस बक्से में, इसके अंदर ये रेत भरी जाएगी और इस रेत की जो लंबाई सॉरी मोटाई है 4.3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए और इसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि ऑस्मिक एसिड डेंजरस टू हैंडल, लाल अक्षरों में। ठीक है। और मिस बड़े साइज में लिखना होना चाहिए 1/4 इंच हाई। क्या लिखा होना चाहिए, ऑस्मिक एसिड डेंजरस टू हैंडल। The tin case must be soldered down and placed in the outer box of a wood of a reasonable strength। अभी जो टिन का केस है जिसके अंदर हमने लिखा है उसको सोल्डरिंग करनी है, मींस उसको शोल्डरिंग, जैसे वेल्डिंग नहीं होती लोहे में वैसे शोल्डरिंग होती है, उसको शोल्डरिंग करना है। उसके बाद उसको वुडन के लकड़ी के डिब्बे में फिर से रखना है। ठीक है। और उसके अंदर फिर से 2.5 सेंटीमीटर का रॉ कॉटन देना है। जैसे अभी ये था, इसके ऊपर एक लकड़ी का डिब्बा होगा, इसके अंदर क्या होगा, कॉटन होगा। और द आउटसाइड ऑफ द वुडन बॉक्स शुड बी लिखन ऑस्मिक एसिड। अभी इस वुडन बॉक्स से बाहर, इसके बाहर क्या लिखना है, ऑस्मिक एसिड। ठीक है, ऑस्मिक एसिड। The quantity of acid enclosed in a capsule must not exceed 2 ग्राम। 2 ग्राम से ज़्यादा का एसिड जो है हम एक कैप्सूल में नहीं भेज सकते और एक समय में सिर्फ एक कैप्सूल को ही भेजा जा सकता है। ठीक है। और अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पढ़ेंगे परफ्यूम्स के बारे में। अभी परफ्यूम्स क्या होते हैं, ये भी है ना अल्कोहलिक नेचर के होते हैं। जैसे पेट्रोल होता है, ये जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं। परफ्यूम perfumes through a spurious preparation having a sum in a flash point of this is or below, अगर उनका फ्लैश पॉइंट 35.6 डिग्री सेल्सियस या 96 फ़ारेनहीट से कम है या उनकी स्ट्रेंथ 60 यूपी से ज़्यादा है तो उनको इनलैंड पोस्ट से भेजा जा सकता है। ठीक है, तो उनको इनलैंड पोस्ट से भेजा जा सकता है। आपने एग्जाम के लिए ऐसी चीज़ें याद रखनी है, 35.6 डिग्री सेल्सियस, 96 डिग्री फ़ारेनहीट और 60 यूपी उसकी स्ट्रेंथ। अभी परफ्यूम को एक ग्लास बॉटल के अंदर बंद किया होना चाहिए जिसको बाद में प्लग या कैप्सूल
उसको बाद में किसी प्लग के अंदर या कैप्सूल के अंदर हम डाल सकते हैं। द ग्लास बॉटल शुड बी देन, उसको ग्लास बॉटल को देन हम कार्डबोर्ड के बक्स में बंद करेंगे, साथ में रखेंगे कुशन्स जैसे सरहाने होते हैं ना, उसमें रखेंगे। द कार्ड बॉक्स, जो कार्डबोर्ड हमारा बाहर होगा उसको हम उसके आसपास जो है आले दुआले पेपर लगाएंगे। प्लेस्ड इन एन आउटर वुडन बॉक्स with corrugated paper and shavings. The cardboard must be wrapped with a strong paper placed in, उसको फिर से एक वुडन बॉक्स के अंदर रखेंगे, ठीक है, विद corrugated paper and shaving। तो मैं आपको पिक्चर बनाकर दिखाता हूँ। The outsider of the wooden box should also be labeled in a red letter। अभी रेड लेटर के अंदर सबसे बाहर क्या लिखना है, परफ्यूम्स कीप अवे फ्रॉम फायर, ठीक है। इसमें क्या अभी मैं आपको पिक्चर बनाकर दिखाऊंगा। पहले तो ये परफ्यूम की मान लीजिए कैप्सूल है या बॉटल है, जो भी है, इसको एक लकड़ी के कार्डबोर्ड में रखना है, सॉरी कार्डबोर्ड में रखना है जो गत्ते का होता है। इसके आसपास कुशन रखने, कुशन जैसे सराहने होते हैं ना, ताकि इसको जर्क ना लगे। ऊपर भी रख देते हैं, नीचे भी रख देते हैं, ओके। और उसके बाद इसके ऊपर अच्छी तरह से पेपर लगाना चाहिए, और बाहर इसके एक लकड़ी का बक्सा होगा, और इसके अंदर शेविंग्स होगी। शेविंग वुडन शेविंग्स भी हो सकती है, जो जैसे वो जब वो तरखान काम करता है मिस्त्री, तो उसकी शेविंग्स उतरती है ना लकड़ी की, पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं। और इसके बाहर के ऊपर हम लिखेंगे रेड लेटर्स में, परफ्यूम्स कीप अवे फ्रॉम फायर, क्योंकि ये जल्दी ही आग को पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये हमने जो भी पढ़ा, आप इसको बिल्कुल रट्टा मारने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि इसमें जो जो पॉइंट है, जैसे ये दिया हुआ है ना, वैल्यूज दी हुई है, उसको याद रखना, या फुल फॉर्म को याद रखना, ठीक है। बस इतना ही याद रखना कि इन चीज़ों को हम भेज सकते हैं, एक दो बार रिवाइज करना, उसके बाद एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसमें आपने ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमको सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन ये चीज़ें में इतनी वर्डिंग दी हुई है, उतनी बार कई बार बाय माउथ उतना अच्छी तरह से हम समझा नहीं सकते, इसके लिए कि पिक्टोरियल व्यू हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो आज के लिए हम बस इतना ही दोस्तों, वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो चुकी है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगली वीडियो में। सिलेबस ख़त्म करने की तरफ हम जा रहे हैं। ये मेल्स थोड़ा सा लंबा पार्ट है, इसके बाद सेविंग्स थोड़ा सा लंबा पार्ट है, बाद में सब कुछ ख़त्म ही है, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगली वीडियो में।